Assalamu alaikum and welcome to Hilative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Hilative. अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी नई लेक्चर जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम इसी लेक्चर्स के एमसीक्यूज बना के शेयर करते हैं, जो इसी पीपीटी से हम लोग बना के वहाँ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों जो है वो अपने आप को टेस्टिफाई कर सके और आप लोगों को मींस यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के मुताबिक किस तरह से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं थोड़ा आइडिया हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिसको हम ना तो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, ना हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर सकते हैं, तो उसको हम फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ही जो है वो शेयर करते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो ऐड हो जाएं। तो अब बात करते हैं और अपने टॉपिक की जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, जिसकी हमने पिछली वीडियो में डिटेल से बात की है। उसका कुछ हिस्सा जो था वो रहता है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने डिटेल से नॉर्मल फ्लोरा के बारे में बात की है। फिर हमारे पास रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा और ट्रांजिट नॉर्मल फ्लोरा के दरमियान क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात की है। फिर हमने नॉर्मल फ्लोरा के रोल और उसकी जो बेनिफिट्स होती है उसके बारे में भी डिटेल से बात की है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हमारे पास क्या होती है और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज के लेक्चर में जो हम उसको मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क्राइब सम पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड डिजीज़ेज़, यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स और जो डिजीज़ेज़ होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन-कौन से डिजीज़ होते हैं और किस तरह से ये हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज के फर्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है हमारे पास टेटनस। तो टेटनस एक ऐसी सीरियस बीमारी होती है जो पेनफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन और स्पाज़म का सबब बनती है, और इसके अलावा ये ख़ासकर जॉ यानी कि मुँह और नेक गर्दन के मसल्स में जो है पाई जाती है, और ये बीमारी हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया के वजह से होती है। तो अब टेटनस की बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कर लेते हैं कि टेटनस इज एन इलनेस that is characterized by an acute onset of hypertonia, painful muscular contraction, usually of the muscles of the jaw and neck, and generalized muscle spasm without the apparent medical causes। यानी कि टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से शुरू होती है और इसमें हाइपरटोनिया हाइपरटोनिया का मतलब ये है कि मसल का अनयूजुअल जो है वो टाइटनेस आ जाना, यानी आप सिंपल में बोल सकते हैं कि मसल का जो है वो टाइटनेस आ जाना एंड मसल का टाइटनेस आ जाना, दर्दनाक मस्कुलर कंट्रैक्शन का आ जाना, मीन्स कि ज़्यादातर जो जॉ और नेक के मसल होते हैं वो इसमें हमारे पास कस जाते हैं, और पूरी बॉडी के मसल स्पाज़म जो होते हैं उसमें स्पाज़म मीन उसके अंदर स्पाज़म आ जाता है, या फिर उस वो जो है वो इस तरह से झटके से जो है वो उसमें आ जाते हैं। ये सिम्पटम किसी और मेडिकल प्रॉब्लम के बगैर सामने आती है, और इसका जो सबसे मेन चीज़ आप इसको लॉक जॉ से भी याद रख सकते हैं कि मसल स्पाज़म मीन्स कि जो हमारा जॉ है वो बिल्कुल जो है वो कस जाता है, वो बिल्कुल जो है वो आई वुड से के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को लॉक जॉ होता है जिसमें उनका मुंह खोल नहीं पाता और मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते बात करते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होती है। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी भी हमारे पास कुछ मज़ीद इसके भी कुछ टाइप्स हैं। उसकी हम बात करेंगे कि एक तो हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट में ये पर्पल कलर के स्टेन के साथ दिखाई देता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा थिक सेल वॉल रखते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने में मदद करती है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपने स्पोर्स बनाता है जो एक प्रोटेक्टिव फॉर्म होती है। स्पोर्स ये हमारे पास मीन सख्त हालत में बनाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस हो, तो इसमें ये इसके ज़िंदा रहने के लिए जो है ये फिर वो एक प्रोटेक्टिव फॉर्म जो है वो बनाती है, और जब ये स्पोर्स फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाती है तो ये बैक्टीरिया में दोबारा जो है वो बदल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनएरोबिक रोड। एनएरोबिक रोड हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एक एनारोबिक बैक्टीरिया भी होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव और ग्रो कर सकती है।
इसका रॉड शेप लाइक होता है और इसलिए इसे एनरोबिक रॉड जो है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पोर्स ऑफ सी टिटानी आर फाउंड इन सॉइल थ्रू आउट दी वर्ल्ड। यानी कि जो सी टिटानी टिटेटनी के स्पोर्स पूरी दुनिया के सॉइल में पाए जाते हैं, खास तौर पर जो कंटेमिनेटेड सॉइल या मिनेवर में। मीन वो सॉइल जो हमारे पास ज़्यादातर कचरा वचरे से भरी पड़ी हो, जो गंदी होती है, तो वहाँ पे ये जो है वो पाई जाती है और ये ज़ख्म के ज़रिए बॉडी में एंटर करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मीन के जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़ख्म, कोई चोट या कोई इंजरी जो है वो हो जाती है, तो ये उसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अ, एंटर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ज़ख्म हो जाए और वो खुली मिट्टी या गंदे एनवायरनमेंट को टच करे, तो टिटनेस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर्स इन टिटेनस। यानी कि स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू हॉर्स कंडीशन। यानी कि जो इसके स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी ही टफ और रेजिस्टेंट होती है। यानी कि वो जो है वो हर तरह की इन्वायरमेंट में जो है वो मुज़ाहमत कर सकती है, रेजिस्टेंट जो है वो दिखा सकती है। यानी ये सख्त हालत में भी जो है वो ज़िंदा रह सकती है, जैसे कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, रेडिएशंस हो, मींस केमिकल या फिर ड्राइंग कंडीशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। यानी कि स्पोर्स हीट को टॉलरेट कर लेती है। यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होती है, उस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो हीट को जो है वो बर्दाश्त कर लेती है, जो उन्हें आम बैक्टीरिया से अलग बनाता है। फॉर एग्जांपल ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी स्पोर्स बॉइलिंग टेम्परेचर तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये स्पोर्स रेडिएशन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होती है। यानी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज या फिर जो गामा रेज होते हैं, वो भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते। फॉर एग्जांपल साइल या कंटेमिनेटेड सरफेसेस जो रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, वहाँ स्पोर जिंदा जो है वो रह सकती है। नेक्स्ट है केमिकल्स। मींस के बहुत सारे केमिकल्स जो आमतौर पर बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की स्पोर्स उनके अगेंस्ट भी सरवाइव कर लेती है। और मीन के बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल और अल्कोहल से जो है वो किल हो जाते हैं, लेकिन वो केमिकल और अल्कोहल इस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया है इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको इजीली किल नहीं कर सकते। एंडिलास ड्राइंग। यानी कि ये स्पोर्स ड्राई कंडीशन में भी जिंदा रह सकती है, जबकि आमतौर पर बैक्टीरिया को मॉइस्चर के बगैर सर्वाइव जो है वो नहीं करते। मींस के ये ड्राई साइल या फिर सरफेसेस पर स्पोर्स बरसों तक एक्टिव जो है वो रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर गेनिंग एंट्री क्लोस्ट्रिडियम टिटानी स्पोर्स कैन परसिस्ट इन द बॉडी फॉर मंथ्स वेटिंग फॉर द प्रॉपर लो ऑक्सीजन ग्रोथ कंडीशन टू डेवलप। यानी कि जब ये क्लोस्ट्रिडियम टिटनी स्पोर्स बॉडी में एंटर कर लेती है, मींस किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी जख्म की वजह से, तो ये मंथ्स तक जो है वो वहाँ पे जो है वो डोरमेंट रह सकती है। वहाँ पे जो है वो रह सकती है और लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट का जो है वो इंतज़ार करती है, ताकि इसके लिए जो है वो एनवायरनमेंट फेवरेबल बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर डीप वाउंड या फिर पंक्चर इंजरीज जो ऑक्सीजन पोर होती है, उसके लिए स्पोर्ट्स परफेक्ट कंडीशन जो है वो बनाती है। व्हेन द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू इज सफिशिएंटली लो। यानी कि जब सराउंडिंग टिश्यू का ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, the implanted seed tetany spores then germinates into a new active cell that grows and multiplies and most importantly produce tetanus toxin। यानी कि जब इसके आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू जो होते हैं उनका जब ऑक्सीजन लो हो जाता है, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक्टिव सेल्स में बदल जाती है और ये सेल ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं और टेटनस टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो डिजीज को कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक अनट्रीटेड पंक्चर वाउंड जो ऑक्सीजन पोर है वहाँ स्पोर जर्मिनेट करते हैं, तो टेटनस इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे काज हो सकता है। तो ये जो टेटनस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हर तरह की कंडीशन में जो है वो रह सकती है। और मींस इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है जर्मिनेट्स। तो जर्मिनेट्स का मतलब होता है ग्रो करना, डेवलप करना या अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू करना। यानी कि जब स्पोर्स या जो इसकी सीड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो ये फिर वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, वहाँ पे जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने जो सेल्स है उसको ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और टेटनस टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हाउ टिटेनस डेवलप, यानी कि जो टिटेनस होती है ये किस तरह से हमारे मेन बॉडी के अंदर डेवलप होती है। तो टिटेनस की डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के जरिए होती है जो स्पोर्स के जर्मिनेशन से शुरू होती है, यानी कि जो स्पोर्स की मल्टीप्लिकेशन से शुरू होती है और नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट असर जो है वो डालती है। इस प्रोसेस में टिटेनोस्पेजमिन टॉक्सिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। मीन स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रोड्यूस टिटेनोस्पेजमिन, यानी कि जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जब स्पोर जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं या ग्रोथ करते हैं और एक्टिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं, तो ये टिटेनोस्पेजमिन टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। टिटेनोस्पेजमिन हमारे पास एक ऐसी पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है जो डिजीज के मेजर सिम्टम्स का सबब जो है वो बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टिटेनोस्पेजमिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड विया द लिम्फेटिक एंड वस्कुलर सर्कुलेशन टू द एंड प्लेट्स ऑफ ऑल नर्व्स, यानी ये जो टॉक्सिन है ये लिम्फेटिक सिस्टम और वस्कुलर सिस्टम के जरिए पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करती है और इसके जो टारगेट साइट्स होते हैं जहाँ पे ये जाती है, तो एक तो ये जाती है नर्व्स के एंड प्लेट्स यानी जो साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे, और दूसरा माइनोरल जंक्शन यानी जहाँ नर्व और मसल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये वहाँ पे जाते हैं through lymphatic system and vascular system. Next, titanospasmin then enter the nervous system periphery at the myneural junction and is transported into neurons of the central nervous system. यानी कि ये जो टॉक्सिन होते हैं ये फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइनोरल जंक्शन के थ्रू एंटर करते हैं। माइनोरल जंक्शन जिस तरह मैंने बात की कि नर्व और मसल जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसी माइनोरल जंक्शन के थ्रू एंटर करते हैं और ये न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन बिकम अनेबल टू रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी के यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो जो हमारे पास टिटेनोस्पाज्मन है ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को बंद कर देते हैं, फिर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज नहीं होते क्योंकि टिटेनोस्पाज्मन न्यूरॉन्स को ब्लॉक करता है और उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने से रोकता है। तो इसका फिर हमारे ऊपर असर क्या आ जाता है, मीन के जैसे कि हमारे पास गाबा और ग्लाइसिन दो मसल रिलैक्सेशन है, तो ये उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर वो रिलीज नहीं हो पाते तो फिर जो होती है फिर मसल के अंदर रिजिडिटी और स्पाज्म जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि टिटेनोस्पाज्मन का टारगेट नर्वस सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं जो मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और जिसके रिजल्ट में मसल जो है वो कंस्टेंटली जो है वो मसलसल जो है वो कंट्रैक्ट होते रहते हैं, हाइपरटोनिया में चले जाते हैं और पेनफुल स्पाज्म का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड and glycine, the major inhibitory neurotransmitter are sensitive to टेटेनोस्पाज्मिन, यानी कि टेटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन का मेजर जो इफेक्ट है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि गाबा और ग्लाइसिन पर होता है और ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर नर्व्स और मसल के ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जब ये हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं तो जो हमारे पास मोटर रिफ्लेक्सेस होती है वो मीन उसकी इनहिबिशन जो है वो फेल हो जाती है और ये टेटनस के खास सिम्टम्स का जो है वो सबब जो है वो बनती है, leading to failure of inhibitions of motor reflexes respond to sensory stimulation के क्या करता है कि जो हमारे पास मोटर रिफ्लेक्सेस होते हैं मीन ये उसको ब्लॉक कर देते हैं और ये फिर वो उसके अंदर जो इनहिबिशन होती है वो फेल हो जाती है और ये टिटनेस के फिर कुछ खास साइन और सिम्टम जो है वो रिलीज करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, यानी कि ये किस तरह से उसको ब्लॉक करते हैं, तो गाबा और ग्लाइसरीन जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नर्व को रिलैक्स करते हैं और मोटर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन टिटानोस्पाज्म इन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को जो है वो ब्लॉक कर देता है और फिर इनहिबिटरी मैकेनिज्म के फेल होने की वजह से मोटर रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्सेस सेंस मींस उसके रिस्पॉन्स और उसका जो स्टिमुलेशन होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे फिर मसल हमारे पास रिलैक्स नहीं होते और फिर वो कांस्टेंट मतलब मुसलसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन मीन के फिर इसके रिजल्ट में हमारे पास जनरलाइज्ड कंट्रैक्शन ऑफ दी मसल्स, यानी कि पूरे जिस्म के मसल जो है वो स्टिफ और कंट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके वो जो है वो मीन उसके अंदर आई वुड से दैट कि जो हार्डनेस है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल के
लॉक जा यानी कि जा मसल्स का जो है वो टाइट हो जाना, फेशियल डिस्टॉर्शन। फेशियल डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि फेस के मसल जो है वो भी रिजिड और डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जिसे रिसस सार्डोनिकस जो है वो कहा जाता है, या ग्रिनिंग एक्सप्रेशन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास बैक एंड नेक स्टिफनेस, यानी कि बैक और नेक के जो मसल है वो भी टाइट और स्टिफ हो जाते हैं, जैसे ओपिस्टोट ओपिस्टोटोनस जो है वो कहा जाता है, यानी कि बैकवर्ड आर्किंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बैक और नेक के जो मसल होते हैं उसको भी ये जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं द मेडिकेशन दैट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनस, यानी कि टिटेनस के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे से बात करेंगे। डाइजिफार्म विलियम मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिटनिक स्पैज्म एंड टिटेनिक सीजर, यानी कि डाइजिफार्म या जो वेलियम के नाम से भी ये इसका जो जेनरिक नेम है इसके नाम से आती है, तो ये ज़्यादातर जो है वो टेटेनिक स्पाज़म यानी कि मसल के ज़्यादा टाइट होने की हालत, या फिर जो टेटेनिक सीज़र्स मीन जो जर्क बॉडी के लगते हैं, या फिर जो आप उसको मीन झटके से जो आते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। एंड इट डिप्रेस ऑल द लेवल ऑफ सीएनएस, यानी कि ये जो मेडिसिन होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है वो आ जाता है, तो उस मीन नर्व्स को जो है वो कंट्रोल करता है और उसको डिप्रेस कर देता है, मीन उसकी फंक्शन को स्लो कर देता है, कि मसल स्पाज्म और फिर जो जर्क्स या फिर जो झटके सीजर जो हो लगता है उसको रोकता है। नेक्स्ट है टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन यूज टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ये जो टीआईजी है, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये मेडिसिन पैसिव इम्यूनिटी यानी कि फौरी तौर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और टिटनस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज मीन के उसको न्यूट्रलाइज करके बॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी बनाने का वक्त जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिलिन जी इंटरफियर्स विद द सिंथेसिस ऑफ सिल्वॉल ड्यूरिंग एक्टिव मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इन बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने के अमल को जो है वो रोकता है, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और उन्हें मारने यानी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट बोलते हैं, कि उस बैक्टीरिया को मारने का जो है वो सबब जो है वो बन जाता है। एंड देन क्लोस्ट्रीडियम टेटनी को ख़त्म करने के लिए जो है वो ये पेंसिलिन जी जो है ये यूज़ होती है। इसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम अगर स्पाज़म की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। लॉक जॉ मीन दांत और जब जबड़े जो है वो टाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को खिलाने के लिए ट्यूब फीडिंग या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि ड्रिप के ज़रिए जो है उसको फीड किया जाता है, उसको खुराक दी जाती है। एंड इसके अलावा जो ज़ख़म होती है उसकी सफाई और जो डेड टिश्यू होते हैं उसको रिमूव करके इन्फेक्शन के चांसेस को जो है वो कम किया जाता है। तो इस तरह के सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो हम दे सकते हैं टिटनेस के पेशेंट्स को। और फिर नर्सिंग केयर में सबसे पहले के वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट मीन्स सांस लेने की जो रेट होती है वो, और उसका बराबर जो है वो जायज़ा लेना होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स और ड्रेसिंग के दौरान जर्म फ्री टेक्नीक होते हैं उसका इस्तेमाल करना और इन्फेक्शन से जो है पेशेंट को बचाना। इसके अलावा नर्सिंग केयर में आप पेशेंट के आसपास के एनवायरनमेंट को जो है वो खामोश करते हैं, ताकि पेशेंट को डिस्टरबेंस ना हो, ताकि वो मसल स्पाज़म जो है उसको ट्रिगर होने से रोका जा सके। और आखिर में आप एजुकेट भी कर सकते हो पेशेंट को और उसकी फैमिली को, कि वैक्सीन और बूस्टर की अहमियत को आप समझाएं, ताकि दोबारा टेटनस होने से जो है वो अपने आप को बचाया जा सके। तो ये थी हमारे पास नर्सिंग केयर कि हम नर्सिंग केयर कुछ यूँ देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि टिटनेस के हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, यानी कि मसल स्पाज़म की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है को जो हमारे जिस्म की लंबी हड्डियाँ होती है वो भी टूट सकती है, जैसे कि फेमर बोन हो गया या फिर आर्म बोन हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो भी टूट सकती है। नेक्स्ट ग्लीनोह्यूमेरल एंड टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन, यानी कि शोल्डर और जॉ के जॉइंट जो है वो डिसलोकेट यानी कि अपनी जगह से हिल जाते हैं, या फिर
अपनी जगह से जो है वो अलग हो सकते हैं, जैसे जॉइंट जो है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी सच एज कार्डिक डिसरिथमियाज एंड हाइपरटेंशन। यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जब उसका इम्बेलेंस हो जाता है तो उससे हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन में मीन्स के पेशेंट ठीक तरह से खाना जो है वो नहीं खा सकता, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कमजोरी और माल न्यूट्रिशन का जो है वो सामना करना पड़ता है पेशेंट को। एंड देन कोमा, न्यूरोपैथीज एंड साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट। यानी कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से पेशेंट कोमा में, यानी कि बेहोशी मीन के गहरी जो बेहोशी होती है उसकी हालत में जा सकता है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है और डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो उसको पेशेंट को जो है वो आ सकते हैं। तो आई होप के टिटनेस के हवाले से आप लोग को समझ आ गई होगी और आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मीजल्स की, कि ये मीजल्स हमारे पास क्या होती है और इसके कुछ टाइप्स भी जो है वो दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मीजल्स हमारे पास क्या होती है। तो मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो खास कर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, और ये एक बहुत ही कॉन्टेजियस बीमारी है जो इन्फेक्टेड पर्सन की रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि खांसी या फिर उसके छींक के जरिए जो है दूसरे लोगों में स्प्रेड होती है या फैलती है। इस बीमारी के सिम्टम्स में बुखार, रैशेस और ख़ासकर रेस्पिरेटरी सिम्टम जो है वो शामिल होते हैं। बेसिकली जो मीज़ल्स है वो हमारे पास दो किस्म का होता है, एक हार्ड मीज़ल्स और दूसरा जो है वो जर्मन मीज़ल्स। और ये दो जो है ये इसके टाइप्स है, दो किस्म की होती है। तो ये जो हार्ट और जो जर्मन मीजल्स होती है, ये दोनों जो है बीमारियां वायरस की वजह से होती है और ये अलग अलग सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन जो है वो रखते हैं। अब अगर हम बात करें हार्ट मीजल्स की, तो ये सबसे पहले मीन्स के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है वो कॉज करती है, यानी कि वो बीमारी ये बीमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि नाक गले को इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा हाई फीवर एंड कफिंग मीन्स के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और लगातार जो है उसको खांसी होती है। नेक्स्ट है कॉप्लेक्स स्पॉट्स इन माउथ। कॉप्लेक्स स्पॉट्स इन माउथ का मतलब ये है कि मुंह के अंदर छोटी छोटी वाइट स्पॉट्स जो है वो डेवलप हो जाती है। तो उस वाइट स्पॉट्स को जो है वो कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो है कहा जाता है। एंड देन रेड स्किन रेशेस, यानी कि पूरे जिस्म पर जो है वो सुर्ख रेशेस निकलते हैं, जो खास सिम्टम्स होते हैं हमारे पास मीजल्स के। अब हार्ड मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस, यानी कि ये लंग्स के पाथवेज यानी कि लंग का जो पाथवे है जो रास्ता लंग तक जाता है उसकी इन्फ्लेमेशन का जो है सबब बन सकती है। नमोनिया जो है वो कॉज कर सकती है, क्योंकि लंग की जब इन्फेक्शन होती है तो वो हमारे पास जानलेवा जो है वो साबित हो सकती है, और नमोनिया हमारे पास लंग इन्फेक्शन को ही कहा जाता है। एंड देन ओटाइटिस मीडिया, यानी कि ये हमारे कान के मिडल पार्ट की इन्फेक्शन को जो है वो कॉज कर सकता है। एंड देन एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर जो है वो दिमाग के अंदर आई वुड से दैट इन्फ्लेमेशन आ जाना या उसके अंदर स्वेलिंग का आ जाना, जो सिवियर और कभी कभी फेटल हो सकती है, जो कभी कभी जानलेवा जो है वो हो सकती है। अब जर्मन मेजल्स की बात की जाए तो जर्मन मेजल में सबसे पहले हमारे पास पिंक फ्लैट रेशेस जो है वो आते हैं। पिंक फ्लैट रेशेस का मतलब ये है कि ये रेशेस हमारे पास हल्के पिंक और फ्लैट होते हैं, जो हार्ड मेजल्स के रेशेस से मिलते जुल मीन्स के मिलते जुलते नहीं होते। देन रेशेस स्प्रेड फ्रॉम फेस, और फिर ये रेशेस शुरू में चेहरे से निकलते हैं और फिर पूरे पूरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो है वो स्प्रेड होते हैं, वो वहाँ पे फैल जाते हैं। देन टेंडर lymph नोड्स, यानी कि गर्दन और नाक के पास जो lymph नोड्स होते हैं उसके अंदर जो है पेन, दर्द और सूजन के साथ साथ दर्द और सूजन जो है वो शुरू हो जाता है और फिर साथ साथ वो जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास लो ग्रेड फेवर, यानी कि बुखार हल्का होता है, हार्ड मीसल जितना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बुखार इसमें होता है, लो ग्रेड फेवर होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में कंजेनाइटल रिबोला सिंड्रोम, यानी कि अगर प्रेग्नेंट औरत को रेबोला 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 हो जाए
तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या फिर हियरिंग लॉस जो है वो बच्चे को हो सकता है। एंसेफेलाइटिस बट रेयर, यानी कि बहुत ही रेयर, यानी कि बहुत ही कम केसेस में इसमें मींस जो है एंसेफेलाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन या फिर दिमाग की स्वेलिंग भी आप इसको सिंपल अल्फाजों में कह सकते हैं कि वो हो जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें हम लोग पैथोजेंस ऑफ मीजल्स एंड जर्मन मसल्स की। तो बेसिकली मीजल्स और जर्मन मसल्स ये दोनों वायरल डिजीजेज है जो अलग अलग वायरस की वजह से होती है, और हर एक वायरस का अपना स्ट्रक्चर, अपनी फैमिली और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो होता है, जो बीमारी के सिम्टम्स और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं मीजल्स। हार्ड मीजल्स जो है वो रुबेला वायरस की वजह से काज होता है, और इसकी जो फैमिली है वो है पैरामाइक्सो वायरस, यानी कि ये वायरस पायरोमैक्सो वायरस फैमिली का हिस्सा है, जो यूजुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जर्मन मीसल्स की, तो जर्मन मीसल जो है वो हमारे पास काज होती है रुबेला वायरस, ये जो रुबेला टेगो वायरस है इसकी वजह से काज होती है। ये हमारे पास काज होती है, सॉरी, ये काज होती है रुबेला वायरस की वजह से, लेकिन इसकी जो फैमिली है वो डिफरेंस है, वो फैमिली इसकी है टोगा टोगा वायरस। ये वायरस जो टोगा टोगा वायरस फैमिली का हिस्सा है, और रोबेरियस जेनेसिस में ये शामिल हो जाता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास हार्ड मीसल्स होते हैं इसका जीनोम आरएनए बेस्ड होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एज कम्पेयर टू as compared to the, I would say that जर्मन मीसल्स रिजर्वाइवर की बात करते हैं। रिजर्वाइवर का मतलब ये होता है कि ये किस तरह से जो है वो ह्यूमन में आता है या एंटर होता है। तो ये जो है ये मीन के कहाँ किसके अंदर ये होता है, तो ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, यानी इंसान ही इसका जो है वो प्राइमरी रिसोर्स है इन दोनों का। मीन्स के अगर आप बात करें हार्ड हार्ड मीजल्स का या फिर जर्मन मीजल का, तो दोनों का जो रिजर्वाइवर है वो ह्यूमन ही है। नेक्स्ट, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट ड्यूरिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट के जरिए जो है वो फैलता है, यानी कि खांसी या फिर कफ या फिर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स की वजह से जो है ये मींस एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है, और ये रेस्पिरेटरी थ्रू ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो ये यूजुअली 14 डेज जो होता, मीन के ये यूजुअली आमतौर पर इसके जो बॉडी में साइन सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसमें कम से कम 14 दिन जो है वो लगते हैं, खासकर रैशेस के अपेयर होने तक। कंटीजियस अंटिल 4 डेज आफ्टर अपेयरेंस, और ये मीन के जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये 4 दिन जो है वो उसके अंदर जो है ये इसकी पेरन जो है वो शुरू हो जाती है, और जो टोगा वायरस होती है वो 14 से लेकर 21 दिन जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर इसके साइन और सिम्टम जो है वो अपेयर होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए जो है वो वैक्सीन आती है मीजल्स के लिए, हार्ड मीजल्स के लिए MMR, यानी कि MMR वैक्सीन आती है जो मीन्स पेशेंट को लगाई जाती है। MMR का मतलब होता है मीजल, मम्स और रुबेला। और इसके जो हमारे पास आम तौर पर जो इसकी ट्रीटमेंट होती है तो वो सबसे पहले बेड रेस्ट होती है, यानी कि पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत होती है इसमें। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना जो है वो ज़रूरी होता है। एंटीवायरल कीमोथेरेपी, यानी कुछ केसेस में एंटीवायरल ड्रग जो है वो भी इसमें दी जा सकती है। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है, ताकि ये जो हमारे पास मीजल्स है इसकी वजह से कुछ और जो है बीमारियां जो है वो बॉडी के अंदर मीन क्रिएट ना हो। अब जर्मन मीजल्स की बात की जाए तो जर्मन मीजल्स के लिए भी MMR वैक्सीन ही यूज़ होती है, लेकिन खासकर उन औरतों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है उसके अंदर ये यूज़ होती है। इसके अलावा डिटरमाइन इम्यूनिटी, यानी ब्लड टेस्ट से चेक करें कि पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी है या नहीं है। एंड देन आइसोलेशन फॉर 7 डेज आफ्टर रैशेज, और उसके बाद इसको 7 दिन के लिए अलग रखा जाता है जब रैशेज अपीयर हो जाते हैं, ताकि वो मीन्स के दूसरे जो लोग हो उसके साथ रहते हैं उसको इफेक्ट ना करें।
एंड यूजुअली इसकी जो हम हमारे पास आमतौर पर जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए जस्ट सपोर्टिव केयर है, यानी कि रेस्ट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो ही प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो बच्चों और जवान एडल्ट को एमएमआर वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। प्रेग्नेंट औरतों को रुबेला के अगेंस्ट इम्यून स्टेटस चेक करना ज़रूरी है, और इन्फेक्टेड लोगों को जो है वो आइसोलेट किया जाता है ताकि ये बीमारी जो है ये मजीद ना फैले। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मम्स की। मम्स बेसिकली हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है जो खासकर सेलिवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है, और ज़्यादातर पेरोटिड ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जो कान के नीचे होते हैं उनमें स्वेलिंग और दर्द का जो है वो सबब बनती है। ये बीमारी ज़्यादा कॉन्टीजियस और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या सलाइवा के ज़रिए जो है वो एक दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके हमारे पास कुछ की सिम्टम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, यानी कि सेलेवरी ग्लैंड में स्वेलिंग और टेंडरनेस जो है वो होती है, और फिर जो चीविंग और स्वेलिंग में मुश्किलात जो है वो पैदा करती है। चीविंग यानी जब हम खाना चबाते हैं, और स्वेलिंग जब हम उसको निगलते हैं, तो उस दोनों के दरमियान जो है वो आई वुड से के मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरोटाइटिस यानी कि स्वेलिंग इन दी पेरोटिड ग्लैंड, यानी कि ये पेरोटिड ग्लैंड में सिवियर स्वेलिंग होती है जो अक्सर दोनों या फिर एक तरफ होती है, और इसको इन्फ्लेम कर देती है, जिसकी वजह से इसको पेरोटाइटिस भी कहा जाता है। एंड देन हाई ग्रेड फीवर, यानी कि इसके अंदर जो है वो बुखार बहुत ज़्यादा होता है, और पेशेंट पेशेंट जो है वो अपने आप को वीक फील करता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है पहले उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास डीफनेस आ जाती है। डीफनेस ये वायरस की वजह से होती है, मीन्स इस मम्स की वजह से। और अगर इसको सही वक्त पे ट्रीट ना किया जाए और ये सही से ट्रीट ना हो पाए, तो इसकी वजह से है वो परमानेंट हेयर लॉस जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, यानी कि जो मीन हमारे पास मेनिंजाइटिस, या फिर जो हमारे पास इंसेफिलॉन, जो मीन दिमाग के जो है वो उसकी सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारे पास सिवियर हेडेक और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का सबब बन सकती है। इसके अलावा ओर्चाइटिस ये मेन में होते हैं। ये इसके में पहले इसके जो पीपीटी है इसमें मेस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, थायराइडिस, पेरिकार्डिस, लेकिन मैं मेन सिम्टम की बात कर रहा हूँ कि ओर्चाइटिस जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है, जिसमें टेस्टिकल में दर्द और फिर उस वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो कभी कभी जो है इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती है, यानी कि जो मेल है होता है वो फिर अपनी जो है जनरेशन को बढ़ा नहीं सकते। इसके अलावा ओफोराइटिस ये वुमेन में होती है, मीन्स के जो वुमेन की ओवरीज होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो लोअर एब्डोमिनल पेन का सबब बनती है। इसके अलावा ये चार जो है ये हमारे पास मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा फिर हमारे पास मेस्टाइटिस भी हो सकता है, ब्रेस्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस यानी किडनी की इन्फ्लेमेशन, और थायराइडिस थायराइड ग्लैंड में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, और पेरिकार्डाइटिस जो दिल होता है उसकी सराउंडिंग की जो लाइनिंग लगी हुई होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है। इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मीन्स आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी, और पेपर जो है वो भी इसी तरह से ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो नहीं पढ़ रहा। लेकिन जो वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, कम से कम उसका जो मतलब होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हर बंदे को याद होनी चाहिए, ताकि फिर एग्जामिनेशन में उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो ना हो। अब नेक्स्ट पैथोजन की बात की जाए तो मम्स जो होती है ये हमारे पास मम्स वायरस से कॉज होती है, जो कि पैरामॉक्सी वायरस फैमिली का मेंबर है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए बॉडी में एंटर होता है। इसकी रिजर्वायर की बात की जाए तो ये सिर्फ ह्यूमन ही इसका नेचुरल रिजर्वायर है, और ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही जो है वो रिजर्व होता है, कोई एनिमल या एनवायरनमेंट इसका कैरियर नहीं होता। इसके अलावा अगर इसकी ट्रांसमिशन की हम बात की करें कि ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो एक तो ये पहले डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए दूसरों में जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है। दूसरा फोमाइट्स, फोमाइट्स यानी कि जो इन्फेक्टेड सलाइवा से कंटेक्टेड हो जाए, ऐसी चीज़ें जो इन्फेक्टेड सलाइवा से इन्फेक्टेड हो जाए, जैसे कि यूटेंसिल या फिर टॉयज़, ये जो घर पर में जो बर्तन होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस, जैसे कि खांसी और छींक से वायरस जो है वो इजीली दूसरे लोगों में स्प्रेड हो जाती है।
अब इंक्यूबेशन पीरियड की इसकी बात की जाए तो ये 2 से 3 वीक जो है मीन 18 डेज़ इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है। मीन वायरस जब बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उसके 2-3 हफ्ते तक सिम्पटम्स नहीं दिखाता, लेकिन इस दौरान पेशेंट दूसरे को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इम्यूनाइजेशन विद एमएमआर, एफओआर, चिल्ड्रन एंड नॉन इम्यून एडल्ट्स, यानी कि इसके लिए हम एमएमआर वैक्सीन, मीन मम्स में मीजल्स, मम्स और रूबेला जो वैक्सीन लगवाना जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। और रूबेला के अगेंस्ट मीन ये जो वैक्सीन है ये हमें रूबेला के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन देती है, और ये वैक्सीन बचपन में उन लोगों को दी जाती है जो मीन इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है या जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो होता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट, यानी कि हॉस्पिटल्स में मम्स पेशेंट को अलग रखा जाता है ताकि दूसरे पेशेंट और स्टाफ को वायरस से बचाया जा सके। अब इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी जो है वो नहीं है। तो मीम मम का या और ना ही कोई एंटी वायरल इसका कोई इलाज है। ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट में हम सिर्फ सपोर्टिव केयर जो है वो ही दे सकते हैं, या फिर हम इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं, जैसे पेन और फीवर के लिए मेडिसिन्स या फिर रेस्ट और हाइड्रेशन जो है वो ही हम इसको मीन करवा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो की। तो पोलियो हमारे पास एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो मेडुला एब्लोंगेटा, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स को इफेक्ट करता है। इस बीमारी में सिम्टम माइल्ड से लेकर सीवियर हो सकते हैं और पैरालाइज भी हो सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करती है, लेकिन वैक्सीन की वजह से अब ये रेयर हो चुकी है, यानी कि ये काफ़ी कम हो चुकी है। अब इसके हमारे पास कुछ सिम्टम्स है कि एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स कैरेक्टराइज्ड बाय, मीन के ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स के अंदर जो है ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सोर थ्रोट, मीन के शुरू शुरू में इसमें बुखार, फिर सर दर्द, फिर नोजिया, मीन वो जो मतली आना, उल्टी करना और गले का जो मीन दुखना या मीन गले में जो जख्म है वो आम होता है। और फिर उसके बाद मसल पेन एंड स्पॉज़म, मीन के इसके बाद जो मसल्स में है उसके अंदर पेन जो है वो शुरू हो जाता है, और स्पाज़म यानी कि जो मसल होते हैं वो कसक जाते हैं, उसमें कचाव आ जाता है। फिर जो है मूवमेंट जो है वो उसमें मुश्किल होती है, फिर मूवमेंट मीन्स के मूवमेंट में जो है मुश्किलात पैदा कर सकता है। आगे बात करें तो नेक एंड बैक स्टिफनेस विद और विदाउट पैरालाइज, यानी कि गर्दन और कमर की स्टिफनेस होती है, मीन के वो सख्त हो जाते हैं, जो पैरालाइज के पहले का एक वार्निंग साइन जो है वो हो सकता है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा, यानी कि ज़्यादा मी सॉरी मीन्स के, और इसके अलावा मीन ये सीवियर केसेस में पैरालाइज भी हो जाता है और अक्सर परमानेंट होता है, लेकिन हर पेशेंट में ये सिम्टम जो है वो नहीं होते। एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो है ये माइल्ड सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा मोस्ट ऑफन इन्फेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादातर केसेस में ये सिम्टम्स माइल्ड या बिल्कुल भी नहीं होते और ये फ्लू जैसे जो है वो लगता है, और मोस्टली ये हमारे पास जो चिल्ड्रन है उसको इन्फेक्ट करता है। अब हम अगर पैथोजन की बात की जाए इसकी, तो पोलियो जो है उसके बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। पोलियो वायरस मीन छोटे आरएनए एंटीरो वायरस है जो इंटेस्टिनियल ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसमें टाइप 1 जो है वो सबसे ज़्यादा सीवियर और कॉमन है, लेकिन जब टाइप 2 और 3 जो है वो कम सीवियर लेकिन फिर भी पैरालाइज का सबब जो है वो बन सकता है। रिजर्वायर की बात करें, ये मतलब कि रहते कहाँ पे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक के अंदर ही रहते हैं, वहाँ पे सरवाइव करते हैं। कोई एनिमल या एनवायरनमेंट इसका नेचुरल जो है कैरियर नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द पोलियो। सो पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट और फीकल ओरल रोड, यानी कि जो पोलियो है ये हमारे पास, ये वायरस हमारे पास डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से जो है वो स्प्रेड होता है, खासकर उनके सलाइवा या फिर उसके स्टूल के जरिए, और वायरस कंटेमिनेटेड पानी या फिर खाने के जरिए भी ये बॉडी के अंदर इंटर होता है। वायरस इज इनहेल्ड और इंजेस्टेड, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं या फिर कोई आई वुड से डेट इंजेस्ट करते हैं तो इसकी वजह से भी जो है ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। कंटेक्ट विद फेरेंजियल सिक्रीशन एंड इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल, यानी कि
जो हमारे पास फेरेंजियल सिक्रीशन होती है, यानी कि गले से जो निकलने वाली सिक्रीशन या फिर जो ड्रॉपलेट होती है, वो भी इस वायरस को स्प्रेड जो है वो करती है। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसका जो बेसिकली हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से लेकर 35 डेज के दरमियान है, लेकिन आमतौर पर ये 7 से 14 दिन के अंदर इसके जो साइन सिम्टम्स है वो शुरू हो जाते हैं और इसके साइन सिम्टम जो है वो अपेयर हो जाते हैं। अब इसको हम पोलियो को जब है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइज ऑल द चिल्ड्रन एंड इन्फेंट विद अ सीरीज ऑफ साल्क इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और 7 एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। यानी कि इसको हम कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे पास बच्चे होते हैं उन सब बच्चों को जो है उसको पोलियो वैक्सीन जो है वो लगवाया जाता है। उसको दो तरीकों से जो है वो पोलियो वैक्सीन लगवाया जाता है, एक साल वैक्सीन जिसे कहा जाता है और दूसरा को सेवन वैक्सीन या जो है वो कहा जाता है। तो सार्स वैक्सीन हमारे पास वो वैक्सीन होता है जो इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है और सेवन वैक्सीन ये मुंह के जरिए दिया जाता है और ये लाइव एटोनेटेड वायरस होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा आइसोलेट द एंटेरिक प्रिकॉशन, यानी कि पोलियो के जो पेशेंट होते हैं उसको अलग रखा जाता है और उनकी बाउल मूवमेंट का ध्यान रखा जाता है ताकि वायरस दूसरों तक ना पहुंचे। इसके अलावा एडिक्वेट सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रिकॉशन, यानी कि इसमें सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट के प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो होती है जिसकी वजह से जो है पोलियो जो है वो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नो नो एनी स्पेसिफिक थेरापी प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर पैरालिटिक पेशेंट, यानी कि पोलियो का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दी जाती है जैसे पैरालिसिस के लिए फिजियोथेरापी और पेशेंट का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना। और जो पेशेंट हमारे पास पैरालाइज का शिकार होते हैं उनका स्पेशल केयर और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन के बगैर ये वायरस जो है वो रैपिडली जो है वो स्प्रेड होता है। इसके अलावा सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी या गंदे खुराक से जो है वो अपने आप को बचाएं। और पोलियो अगर एक बार बंदा पैरालाइज हो जाता है तो फिर ये रिवर्स नहीं होता, इसलिए अर्ली प्रिवेंशन ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू वायरस की। तो इन्फ्लुएंजा हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो फीवर, चिल्स, हेडेक और कफ के सिम्टम के साथ होती है। और ये एक आम बीमारी है लेकिन सीवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस, नमोनिया और कभी कभी डेथ का सबब जो है वो भी बन सकती है। ये बीमारी हर एज के ग्रुप को इफेक्ट कर सकती है। स्पेसिफिक एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मीन कि ये हमारे पास एक खास वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें फीवर और चिल्स यानी कि बुखार और चिल्स बोलते हैं कि अमीन वो जो कपकपाहट सी शुरू होती है वो होती है। इसके अलावा इसमें हेडेक जो है वो होता है। कफ एंड नेजल ड्रेनेज यानी कांसी और नाक से जो है वो पानी बहना जो है वो इसमें आम होता है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन की वजह से होती है। सम टाइम कॉजिंग ब्रोंकाइटिस, नमोनिया एंड डेथ इन सम केस, यानी कि अगर वायरस ने सिवियर इफेक्ट किया हो तो फिर इसमें ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी या फिर नमोनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग जो है वो भी डेवलप हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा नाजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया आर रेयर, यानी कि इसमें डायरिया, वोमिटिंग और ये जो है ये पेशेंट्स में जो है वो बहुत कम जो है वो मिलते हैं। अब पैथोजेंस की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास इसके 3 किस्में हैं, टाइप ए, टाइप 2 एंड टाइप सी। टाइप ए बेसिकली ये ज़्यादा सिवियर होता है और यूजुअली ये हमारे पास पेंडेमिक किसी एक ख़ास जगह या फिर किसी जनरल जगह के ऊपर जो है वो वहाँ पे ये जो है फैल सकता है, वहाँ पे ये स्प्रेड हो सकता है। टाइप 2 जो है वो हमारे पास लोकल आउटब्रेक्स करता है लेकिन कम सीवियर होता है, मीन कि ये एक खास जगह के ऊपर जो है वो जो है वो स्प्रेड हो सकता है लेकिन ये हमारे पास काफ़ी सीवियर नहीं होता। अब टाइप सी की बात की जाए तो टाइप सी हमारे पास बहुत माइल्ड होता है और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम का ये सबब नहीं बनता। अब नेक्स्ट बात की जाए रिजर्वाइवर, यानी कि ये जो इसका जो रिजर्वाइवर है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का नेचुरल रिजर्वाइवर ह्यूमन ही है, लेकिन टाइप ए जो हमने इसकी टाइप पढ़ी वो कुछ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, डायरेक्ट कंटेक्ट और फोमाइड्स,
यानी कि वायरस रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के ज़रिए मीन्स स्प्रेड होते हैं, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग या कफिंग के ड्रॉप, डायरेक्ट कांटेक्ट से जैसे हाथ मिलाना या फिर इन्फेक्टेड सरफेस को टच करना, और फोमाइट्स जैसे कंटेमिनेटेड चीज़ें जैसे डोर नॉब, स्पून या फिर एक दूसरे की यूटेंसिल के को यूज़ करना, एक दूसरे को पेन पेन मार्कर को यूज़ करना, तो इसके भी ये जो है वो यूज़ लगती है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 24 घंटे से लेकर 72 हावर्स, मीन्स के ये वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर जो है वो सिम्टम इसके शुरू होते हैं। अब इसकी अगर प्रिवेंशन या कंट्रोल की हम बात करें तो इसमें वैक्सीनेशन, फ्लू के लिए एक वैक्सीन आता है जो सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचाता है। हाइजीन मेजर्स मीन के हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर, फेस मास्क का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको अलग रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर एक गैस्ट्रोएंटराइटिस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें फीवर, एब्डोमेन पेन और डायरिया के सिम्टम जो है वो कॉमन होते हैं। अगर टाइमली इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये इंटेस्टिनियल हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग और इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो कॉज कर सकती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमेन पेन, यानी कि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इसमें हमारे पास एब्डोमेन पेन यानी पेट में दर्द, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द, जो कि इसके मेन शुरुआती सिम्टम्स में शामिल होता है। इसके बाद नोज़िया एंड वोमिटिंग एंड डायरिया, यानी कि इसमें जो घबराहट, उल्टी या फिर लूज मोशन अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसमें कंस्टिपेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया मीन ये जो सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया जो होती है ये ब्लड स्ट्रीम में फेल हो जाती है, जिससे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स और सीवियर जो है वो हो जाता है। मीन बैक्टीरियमिया, ईमिया का लफ्ज जो है वो ब्लड के लिए यूज होता है और बैक्टीरिया का वर्ड बैक्टीरिया के लिए, के जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर जो फैल जाए उसको बैक्टीरियमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्टिपेशन। जिस तरह से हमने बात की कि इसमें कुछ केसेस में हमारे पास कंस्टिपेशन भी हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास इंटेस्टिनियल हेमरेज। इंटेस्टिनियल हेमरेज ये सिवियर केसेस में इंटेस्टिनियल जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है, जो पोटेंशियली जानलेवा है। हेमरेज बोलते हैं ब्लीडिंग को, तो इंटेस्टिनियल यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। एनलार्ज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, यानी कि इसके अंदर हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं मीन कि उस वो जो है वो साइज़ में लार्ज हो जाते हैं, उसकी जो मीन साइज़ है वो बढ़ जाती है, जो कि एक आम कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर है। एंड देन सस्टेन फीवर, यानी बुखार लगातार रहता है, जो टाइफाइड फीवर का एक मीन अहम सिम्टम्स जो है। अब इसकी नेक्स्ट बात करें तो ये जो हमारे पास है टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर हमारे पास कॉज होती है सल्मीना टाइफाई। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ह्यूमन और एनिमल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे रिजर्वाइवर की बात करें तो ये हमारे पास ह्यूमंस, एनिमल्स, डोमेस्टिक केटल्स, पोल्ट्री, फिश एंड अदर्स, यानी कि ये हमारे पास एनिमल्स, ह्यूमंस और जो डोमेस्टिक जो फिशेस और ये जो पोल्ट्री, ये जो मुर्गियाँ और ये जो होती है फार्मी मुर्गियाँ, तो उसके अंदर भी जो है ये सल्मीना टाइफाई जो है वो वहाँ पे जो है वो रहता है, वहाँ पे रिजर्वायर है उसके लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर के। टाइफाइड फीवर जो है वो किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है, तो ये होती है फीकल ओरल रूट के जरिए, यानी कि वायरस कंटेमिनेटेड पानी। ये कंटेमिनेटेड का वर्ड मीन मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि गंदा पानी या खाना जो है उसके जरिए ये फैलता है, जो इन्फेक्टेड फीसिस के कंटेक्ट से कंटेमिनेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यानी गंदा पानी, अनवॉश्ड सब्जियां और अनहाइजेनिक कुक फूड इन्फेक्शन का मेन सोर्स होते हैं। इसके अलावा इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो 1 से लेकर 3 वीक्स तक होती है, जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स देखने में 7 से 21 दिन लगते हैं। इसकी अगर हम बात करें कंट्रोल मेजर्स की, तो कंट्रोल मेजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आइसोलेशन ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद एंटेरिक प्रिकॉशन,
यानी कि टाइफाइड पेशेंट को एंटेरिक प्रिकॉशन के साथ अलग रखा जाए ताकि वायरस जो है वो दूसरों तक ना पहुंचे। प्रॉपर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी पानी को अच्छी तरह फ़िल्टर और प्यूरीफाई करें और बॉयल वाटर का इस्तेमाल जो है वो करें। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्टिव सीवेज डिस्पोज़ल, यानी सीवरेज सिस्टम प्रॉपर हो और कंटामिनेशन उसमें ना हो। एंड द लास्ट पास्चराइज़ेशन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध को पास्चराइज़ करें ताकि बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म किया जा सके। मीन्स के अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजुअल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए जो हमारे पास आमतौर पर ट्रीटमेंट होती है वो ये है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि बॉडी में जो हाइड्रेशन मेंटेन करना, बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो बरकरार रखा जाता है। आफ्टर दैट एंटीबायोटिक्स मीन एमोक्सिलिन विद कोट्रिमेक्सोजोल और क्लोरामीफेनिकोल, यानी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है जिसमें एमोक्सिसिलिन और कोट्रिमेक्सोल आम टाइफाइड केसेस के लिए यूज़ होती है और क्लोरामफेनिकोल जो है वो सीवियर केसेस के लिए यूज़ होती है। फॉर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स कोनोलिन्स एंड सिफिलिस्फोरिन, और जब हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो रेसिस्ट हो जाए, यानी कि वो हमारे पास जो है फिर इम्यून सिस्टम के खिलाफ मुजाहिमत करना शुरू कर देता है, तो फिर वैसी कंडीशन में हम कोनोलिन्स और सिफिलिस्फोरिन जैसे ये हमारे पास एडवांस एंटीबायोटिक है जो यूज़ होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं डिphtheria की। डिphtheria बेसिकली हमारे पास क्या होती है? सो एन एक्यूट कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज विद फिब्रिनियस फेरेंजियल सीटोमेम्ब्रेन कॉजिंग मायोकार्डियल एंड न्यूरल टिश्यू डैमेज, यानी डिphtheria हमारे पास एक्यूट और कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो गले में फिब्रिनियस फेरेंजियल सीटोमेम्ब्रेन बनाती है, और ये मेम्ब्रेन अगर वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे पास मायोकार्डियल और नर्वस टिश्यू जो है उसको भी डैमेज कर सकती है। अब समझते हैं कि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ हुआ है फिब्रिनियस फेरेंजियल सीडोमेम्ब्रेन, ये हमारे पास बेसिकली होता क्या है? तो ये हमारे पास एक जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है जो गले के अंदर बनती है और फिर ब्रीथिंग यानी सांस लेने में और स्वॉल्विंग यानी कि आई वुड से कि मीन खाना निगलने में जो है वो रुकावट जो है वो पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल डैमेज हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन है वो हार्ट के टिश्यू को डैमेज करते हैं जिससे हार्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए न्यूरल टिश्यू डैमेज की, कि ये हमारे पास नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर सकता है जिससे पैरालिसिस या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इसकी हम पैथोजन की बात की जाए तो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिphtheria प्लीफॉर्मिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, यानी कि ये प्लीफॉर्मिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है डिphtheria को कॉज करता है। इसकी रिजर्वायर की बात की जाए तो ये हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही पाया जाता है और ये बीमारी का मेन सोर्स जो है वो ह्यूमन ही है। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की कि ये किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले ये होती है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के जरिए, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीज, छींक या फिर उसकी कफ यानी खांसी से हवा में जो मीन ड्रॉपलेट है वो छोड़ते हैं, तो वो ड्रॉपलेट जो है वो अगर कोई दूसरा बंदा उसको इनहेल कर देता है तो ऐसे ये ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन को टच या फिर उसके कंटेमिनेटेड स्किन लेजन्स के ज़रिए जो है ये ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फोमाइट्स, यानी कि वो चीज़ें जैसे कि टॉवल्स हमारे पास हो गए, यूटेंसिल्स यानी कि घरेलू जो बर्तन या जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती है वो हो गई, या फिर टॉयज़ ये बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए। अगर इसको कोई इन्फेक्टेड पर्सन बंदा टच करे और उसके बाद जो है वो आप इसको टच करें तो ये उससे भी जो है ट्रांसफ़र जो ट्रांसमिट जो है वो हो सकती है। इसके अलावा रॉ मिल्क जो इन्फेक्टेड है कंज्यूम करने से बैक्टीरिया जो है वो फैल सकता है। रॉ मिल्क बेसिकली हमारे पास वो मिल्क होती है जो हम पेस्चराइज़ेशन नहीं करते। अब पेस्चराइज़ेशन हमारे पास क्या होती है? पेस्चराइज़ेशन ये होती है कि जैसे हम गाय या फिर बकरी से जो है वो दूध लेते हैं, तो फिर उसको हम एक ख़ास टेम्परेचर देते हैं और उस टेम्परेचर के बाद हम उसको यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को पेस्चराइज़ेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। लेकिन रॉ मिल्क ये है कि जैसे ही हमने भैंस या फिर बकरी से जो दूध हम मीन जानवर से दूध लेते हैं, तो उसको बगैर पेस्चराइज़ेशन के मीन के वैसे ही जो है वो ले आते हैं और अपने मीन यूज़ में उसको शामिल कर देते हैं, तो इसको रॉ मिल्क कहते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो ये 2 से 5 दिन जो है वो लेते हैं। मीन के इन्फेक्शन होने के बाद सिम्पटम्स देखने में 2 से 5 दिन जो है वो लगते हैं।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल द मेजरमेंट ऑफ डिप्टीरिया। तो इसमें सबसे पहले इम्यूनाइजेशन विद डीपीटी एंड डीटी, यानी कि सबसे पहले हम जो है वो वैक्सीन के ज़रिए इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन होती है, डीपीटी और डीटी। यानी डीपीटी जिसमें डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए यूज़ होती है, और इसका जो फुल एब्रिविएशन है वो भी यही है, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। और डीटी यानी कि डिप्टीरिया और टिटनेस, तो ये वैक्सीन जो है वो हम लगाते हैं जिससे हम इस बीमारी को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट आइसोलेशन, यानी कि इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है उसको अलग रखते हैं ताकि बीमारी जो है वो मज़ीद ना फैले। इसके अलावा क्वारंटीन, यानी क्लोज़ कॉन्टैक्ट को क्वारंटीन में रखा जाता है और उनका सर्विलेंस, यानी कि उसको शार्पली जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्वारंटीन, ये आप लोगों ने कोरोना वायरस में बड़ा सुना होगा कि इसमें एक पेशेंट को जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो बाकी लोगों से अलग किया जाता है और उसको बिल्कुल अलग जो है वो रखते हैं। अगला है हमारे पास डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल फोमाइट्स, यानी कि जितने भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट हो उसको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना, उसको अच्छे तरीके से स्टेराइल करना, साफ करना। अब इसकी हम यूजुअल ट्रीटमेंट की बात करें डिप्थीरिया के, तो एडमिनिस्टर एंटीटॉक्सिन इन नॉन एंड स्ट्रांगली सस्पेक्टेड केसेस एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, यानी कि अगर केस कंफर्म या फिर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हो तो ऐसी सूरत में एंटी टॉक्सिन जो है वो लगाया जाता है जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, उसको जो है वो बराबर अमीन के नॉर बराबर करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसमें हम एंटीबायोटिक जो यूज़ करते हैं वो एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन यूज़ करते हैं जो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। एंड द लास्ट ट्रीट कैरियर्स विद एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, यानी कि जो लोग हमारे पास कैरियर है उनका भी ट्रीटमेंट एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन के ज़रिए ही किया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन सोर्स का ताकि वो इन्फेक्शन का जो है वो सोर्स ना बन सकें। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं क्लोरा की, कि क्लोरा बेसिकली हमारे पास क्या होती है। सो क्लोरा एन एक्यूट एंटेरिक डायरियल डिजीज विद वाटरी स्टूल, वोमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, शॉक, डेथ फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इफ अनट्रीटेड। यानी कि क्लोरा हमारे पास एक एक्यूट एंटेरिक यानी कि इंटेस्टिनियल बीमारी है जो वेब्रो क्लोरा बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो है वो मीन्स वाटरी स्टूल है, यानी कि पानी की तरह डायरिया जो होता है वो है। इसके अलावा रैपिड डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब पानी की तरह डायरिया जो है वो मीन स्टूल जो है वो निकलेगा तो उससे डिहाइड्रेशन जो है वो जल्दी आएगा, रैपिड डिहाइड्रेशन। और उसके अलावा ये शॉक का सबब जो है वो बन सकती है, और अगर इसका इलाज वक्त पर ना हो तो ये मौत का रिस्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। मीन के इसकी सिम्टम्स ने हमने बात की कि वाटरी डायरिया, वोमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन और शॉक इसमें होता है। इसकी पैथोजन की बात करते हैं तो इसकी पैथोजन वाइब्रो क्लोरिया क्लोरा ग्राम नेगेटिव बेसिलस, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस रॉट शेप बैक्टीरिया होती है और ये बैक्टीरिया पानी या फिर खाने के ज़रिए हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंचती है और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो सीवियर डायरिया का सबब बन सकती है। रिजर्वायर की बात की जाए इसकी, तो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिजर्वायर, यानी कि क्लोरा के मेजर कैरियर्स इंसान होते हैं जो बैक्टीरिया को स्टूल के जरिए एनवायरमेंट में फैलाते हैं। और दूसरा एनवायरमेंट रिजर्वायर, यानी कि गंदा पानी या फिर नदी, तालाब, और इसके अलावा जो हमारे सैनिटेशन, सफाई सुथराई का जो मीन निज़ाम है वो सही ना हो तो वहाँ पे भी ये जो है पाए जाते हैं। इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ट्रांसमिट होते हैं फीकल और ओरल रूट, यानी कि बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड पानी या फिर खाना कंज्यूम करने से जो है वो फैलता है। इसके अलावा ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि जब पोअर हाइजीन की वजह से ये बीमारी जो है वो इंसान से दूसरे इंसान तक भी जा सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो वेब्रो क्लोरा का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से लेकर 5 दिन का होता है। इस ड्यूरेशन के दौरान बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और सिम्टम्स को डेवलप जो है वो होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कंट्रोल मेजर्स की, कि हम क्लोरा को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को अलग रखा जाता है ताकि बीमारी और लोगों लोगों तक ना फैल सके। डिसइंफेक्शन, यानी स्टूल, वोमिट, हाथ, कपड़ों और फिमाइड्स को डिसइंफेक्ट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक मेजर्स मीन्स के जो एक्सपोज लोग होते हैं उसको टेट्रासाइक्लिन की प्रिवेंटिव डोज जो है वो दी जाती है। मीन्स के वो लोग जो है वो मीन के जो लोग रेस्ट पे होते हैं उससे पहले उनको टेट्रासाइक्लिन की डोज दी जाती है ताकि वो वेबरा फ्लोरा के जो वायरस जो बैक्टीरिया है इससे महफूज रहे।
अब इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि पेशेंट को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस या फिर इंट्रावीनियस फ्लूइड जैसे एनएस या आरएल जो है वो दिए जाते हैं जो डिहाइड्रेशन को रोकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ होती है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, कोट्रिमेज़ोल, कीमोथेरेपी टू शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, यानी टेट्रासाइक्लिन और क्लोट्रिमज़ोल जैसे एंटीबायोटिक इस सेवेरिटी को कम करते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी मीन डिजीज़ का टाइम जो है वो कम से कम करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो भी इसमें दी जाती है। यानी सिंपल अगर मैं आप लोगों को इसका पूरा वो बताऊँ तो क्लोरा एक हमारे पास एक डेंजरस और रैपिड स्प्रेडिंग बीमारी है जो ज़्यादातर पुअर सैनिटेशन मीन्स के सफाई-सुथराई ना होने की वजह से और गंदा पानी पीने की वजह से होती है। इसमें हमारी पुअर प्रॉपर हाइजीन, वैक्सीनेशन और टाइमली अगर इस ट्रीटमेंट के ज़रिए इस बीमारी को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परट्यूसिस यानी वोपिंग कफ की कि ये हमारे पास क्या होती है। एन एक्यूट बैक्टीरियल चाइल्डहुड यूजुअली इन्फेक्शन मीन परट्यूसिस या फिर वोपिंग कफ एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो ज़्यादातर बचपन में होती है और ये डिजीज़ ट्रैकिया और ब्रोंकाई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में थिक मुकस की वजह से जो है वो होती है जो अनकंट्रोलेबल कफ का सबब बनती है। अब इसके हमारे पास कुछ स्टेजेस भी है ये परट्यूसिस के। तो इसका जो इनिशियल स्टेज है उसको कैटरल स्टेज कहा जाता है या इन्फ्लेमेटरी स्टेज कहा जाता है। दे प्रोड्यूस माइल्ड सिम्टम रिजेंबलिंग दी कॉमन कोल्ड, यानी कि स्टेज में माइल्ड सिम्टम होते हैं जो कॉमन कोल्ड से मिलते जुलते हैं जैसे कि नाक का बहना, बुखार या फिर हल्की सी खांसी और नज़ला जो है वो स्टेज में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें स्टेज है वो है द सेकंड पेरोक्सिस्मल या symptomatic stage is marked by uncontrollable coughing is an attempt to expel the thick mucus in the trachea and bronchi, यानी ये स्टेज सबसे सिवियर होती है जिसमें लगातार अनकंट्रोलेबल खांसी होती है। ये खांसी म्यूकस को एक्सपेल करने की कोशिश जो है वो उसमें होती है। इसमें वोपिंग साउंड यानी खांसी के बाद जो है वो अनयूजुअल जो आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती है एंड देन पेशेंट का जो सांस लेना होता है वो इसमें मुश्किल हो जाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए अगर इसको वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो ये नमोनिया और दूसरी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को जो है वो काज कर सकते हैं काज कर सकते हैं। अब पैथोजन की बात की जाए इसकी तो ये हमारे पास बोर्डेटिला परट्यूसिस जो है वो इसको कॉज करता है जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस बनाता है और रेस्पिरेटरी सेल्स को डैमेज करता है जिसकी वजह से कफिंग और सांस की जो है दिक्कत या फिर जो मुश्किलात है वो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वायर की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी इस बैक्टीरिया का जो प्राइमरी रिजर्वायर है वो इंसानी रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ से ये दूसरों तक फैलता है। इसकी ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो ईयरबॉर्न विया ड्रॉपलेट थ्रू कफिंग, यानी कि ये बीमारी इन्फेक्टेड इंसान से खांसी या छींक के ज़रिए हवा में फैलती है। क्लोज़ कॉन्टैक्ट से भी ये दूसरे में इंसान को जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 7 से लेकर 10 दिन तक है, लेकिन कभी-कभार ये 21 दिन तक भी हो सकता है। और ये वो वक़्त होता है जब बैक्टीरिया बॉडी में सिम्पटम शुरू होने से पहले ग्रो कर रहा होता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब इसकी हम कंट्रोलेबल मेजर की बात की जाए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो है हमारे पास वैक्सीनेशन ऑफ ऑल यंग चिल्ड्रन विद डीपीटी, यानी कि सभी बच्चों को डिप्टीरिया परट्यूसिस टिटनस वैक्सीन जो है वो लगाना ज़रूरी है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके एंड और पेशेंट आइसोलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, पेशेंट को अलग रखें ताकि डिजीज़ जो है वो और लोगों तक ना फैल सके। इसके अलावा यूजुअल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामीफेनाकोल, यानी कि बैक्टीरिया मीन एरिथ्रोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया को कॉमन मोस्टली जो है वो किल करते हैं। टेट्रासाइक्लिन सीवियर केसेस में दिए जाते हैं और क्लोरामफेनिकोल जो है वो स्पेसिफिक केसेस के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहा जाता है, एन एक्यूट ऑफ क्रोनिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पल्मोनरी ट्रैक्ट, यानी कि टीबी हमारे पास एक बैक्टीरियल बीमारी है जो लंग्स को इफेक्ट करती है और ये जो है माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जो है उसको कॉज करता है। इन्फेक्टेड पेशेंट शो अ पॉजिटिव हाइपरसेंसिटिविटी स्किन टेस्ट एंड पल्मोनरी टबरकल्स में बी सीन ऑन चेस्ट एक्सरेज, यानी कि ये बीमारी हमारे पास एक्यूट और क्रोनिक दोनों होती है और टीबी से इन्फेक्टेड पेशेंट का स्किन टेस्ट अक्सर पॉजिटिव होता है
और ये उसके चेस्ट एक्स-रे जब हो करते हैं तो उसके लंग्स पे जो टबरकल्स है, टबर बोलते हैं छोटी-छोटी ये गंठे जो मीन्स होती है, मीन छोटे-छोटे जो स्कार्स होते हैं वो उसके लंग्स के ऊपर जो है वो नज़र आते हैं। इसकी कुछ साइन सिम्पटम की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो खैर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें परसिस्टेंट कफिंग होती है, यानी कि लगातार खांसी, इसके अलावा बुखार, फीवर, वेट लॉस और थकन का इंसान शिकार हो जाता है। इसमें जो है वो स्वीट्स मीन के पसीना बहुत आता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त, और सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है, वो दिक्कत होती है। अब इसकी पैथोजन की बात की जाए तो ये हमारे पास जो है एक बैक्टीरिया, एक मीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इसको कॉज करता है। ये हमारे पास एक ऐसी बैक्टीरिया है जो एसिड फास्ट बेसिलस है, जो लंग्स और कभी-कभी दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है, और ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा रिजर्वायर की बात की जाए तो मीन ह्यूमन कैटल रेयरली, इसका प्राइमरी रिजर्वायर जो है वो ह्यूमन है, लेकिन इसके अलावा रेयर केसेस में ये जानवर भी इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं, खासकर जब इन्फेक्टेड दूध के जरिए जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है, तो ये हमारे पास ट्रांसमिट होता है सबसे पहले ईयर बोर्न और ड्रॉपलेट, यानी कि टीबी इन्फेक्शन के स्नीजिंग या फिर कफिंग से बैक्टीरिया हवा में फैलता है और फिर जो हेल्दी लोग होते हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कंटेक्ट, यानी टीबी के बैक्टीरिया किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के स्प्यूटम स्प्यूटम बोलते हैं खराश या फिर सिक्रीशन जो मीन सलाइवा जो हम बाहर जो है वो करते हैं, अ, उसके डायरेक्ट कंटेंट से भी ये फैल सकते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेटेड मिल्क, यानी इन्फेक्टेड मिल्क या फिर रॉ मिल्क पीने से भी ये हो सकती है। रॉ मिल्क जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि रॉ मिल्क वो होती है जब हम जानवर से जो मिल्क है वो लेते हैं, उसको बगैर टेम्परेचर दिए हुए, बगैर पिस्चराइजेशन के मरहले के उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो उसको रॉ मिल्क कहा जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से लेकर 12 हफ्ते के दरमियान है, और ये वो वक्त होता है जब बैक्टीरिया बॉडी में सिम्टम शुरू होने से पहले ग्रो करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं इसकी कंट्रोल मेजरमेंट्स की कि हाउ टू कंट्रोल टीबी। तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम वैक्सीनेशन विद बीसीजी, यानी कि बीसीजी हमारे पास एक वैक्सीन आती है जो टीबी से प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, जो खासकर बचपन में लगवाना बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ट्यूबरक्यूलन टेस्ट, यानी ये ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसको ट्यूबरक्यूलन टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कैन टेस्ट पॉजिटिव इंडिविजुअल, यानी कि लंग्स में टबरकल्स का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरेज जो है वो की जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज कंटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि जो लोग टीबी पॉजिटिव होते हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, यानी कि और ज़्यादा जो है वो ना फैले। इसके अलावा अब हम अगर बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ट्रीटमेंट कम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स सच एज आइसोनाजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एटम्बिटोल, पेराजीनामाइड, यानी कि ये टीबी का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ये मल्टीपल एंटीबायोटिक के कम्बिनेशन से ही किया जाता है, जिसमें आइसोनाजाइड ये टीबी बैक्टीरिया को किल करते हैं, रिफाम्पिसिन ये बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सीवियर केसेस के लिए दिया जाता है, एटम्बिटोल ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ होता है, और पिराजिनामाइड ये इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। और अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 6 महीने से लेकर 9 महीने तक होता है, और पेशेंट को रेगुलरली अपनी मेडिसिन जो है वो लेनी होती है। अगर आपने आसपास के टीबी के पेशेंट को देखा होगा तो उसकी जो ट्रीटमेंट यहाँ हमारे पाकिस्तान में चलती है वो तकरीबन 9 महीने चलती है, और उसमें से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मेडिसिन लेता है, उसमें कोई कज़ा जो है वो नहीं होती। अब नेक्स्ट बात करते हैं डर्माटोसाइकोसिस। ये एक फंजल इन्फेक्शन है हमारे स्किन का। बेसिकली डर्माटोकाइसोसिस एक फंजल बीमारी है जो स्किन, स्काल्प, ग्रोन, फीट और नेल को इफेक्ट करती है। इसका नाम इफेक्टेड एरिया के मुताबिक ही दिया जाता है। मीन फंजल लेजन्स ऑन द स्किन, टीनिया कॉर्पोरेसिस स्काल्प, टीनिया कैपिटिस ग्रोन, टीनिया क्रोसिस फुट, यानी कि वही बात है कि ये हमारे पास एक फंजल बीमारी जो स्किन, स्काल्प, ग्रोन और फुट के इफेक्ट करती है, और इसका नाम इफेक्टेड एरिया के मुताबिक ही दिया जाता है। जैसे कि टीनिया कॉर्पोरोसिस ये स्किन पर फंजल इन्फेक्शन को कहा जाता है।
टीनिया कैपिटाइटिस ये स्काल्प के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ होता है। टीनिया क्यूराइसिस ये ग्रोन एरिया का इन्फेक्शन होता है। टीना पेडिस ये जो है ये फुट मीन्स जो एथलीट्स फुट होते हैं उसके फंजल इन्फेक्शन को कहा जाता है। और टीनिया अंजुएम ये नेल्स के इन्फेक्शन जब उसके ऊपर फंजल इन्फेक्शन आ जाता है तो उसके लिए ये नाम जो है वो यूज़ होता है। और ये जो हमारे पास जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो इसको काइंडली जो है वो आप हिफ्ज कर लीजिए। इसके अलावा अगर पैथोजन की बात की जाए, फंगस मतलब किस वजह से होता है, तो वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोटन और फिलामेंटस फंजाई, यानी कि इन सब बीमारी का सबब माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफेटन और दूसरे फिलामेंटस फंजाई होते हैं जो केराटिन रिच टिश्यू यानी कि स्किन, हेयर और नेल को जो है वो टारगेट करते हैं। इसकी रिजर्वायर की बात की जाए तो ये फंगल स्पोर्स ह्यूमन, एनिमल और सॉइल में जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं इसकी कि ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है, तो ये इन्फेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से जो है वो आई वुड से डेट के ट्रांसमिट होता है, वो फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से इस तरह के मीन फंजल स्पोर जो है वो इन्फेक्टेड इंसान या इन्फेक्टेड जानवर में कांटेक्ट के आने से जो है वो होता है। और इनडायरेक्ट यानी कि कंटेमिनेटेड आपने कपड़े या फिर जूते या टॉवल्स या इसके अलावा वो ये जो चीज़ें हैं ये आपने यूज़ की तो इसके ज़रिए भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 4 से 14 दिन के दरमियान, यानी कि 4 से 14 दिन के दरमियान ये जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो 4 से 14 दिन के दरमियान इसके जो साइन और सिम्टम है वो अपीयर होते हैं। अब कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं तो कंट्रोल मेजर्स कीप ससेप्टेबल एरियाज क्लीन एंड ड्राई, यानी कि जो इफेक्टेड एरियाज होती है उसको हमेशा साफ ड्राई रखे ताकि फंगस का ग्रोथ जो है वो ना हो। इसमें पर्सनल हाइजीन यानी घर में कपड़े और टावल एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। और अपने जो ग्रोन और जो फुट एरियाज है उसको मॉइस्चर फ्री रखें ताकि वहाँ पे जो है वो मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा ना हो। और प्रॉपर फुटवेयर यानी जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में क्लोज टो फिटवेयर पहने जैसे स्विमिंग पूल और लॉकर रूम में, तो इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मिकोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, यानी कि फंगल जैसी क्रीम मिकोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल यूज़ करें इन्फेक्टेड स्किन एरियाज के लिए। और ओरल ट्रीटमेंट में इसकी ग्रेसफुल फुलवीन और फॉर स्काल्प एंड फॉर नेल इन्फेक्शन, यानी स्काल्प और नेल इन्फेक्शन के लिए ओरल मेडिकेशन जैसे ग्रेसफुलविन प्रेस्क्राइब की जाती है और फंगल इन्फेक्शन को रूट लेवल पर जो है वो ट्रीट करती है। तो डर्माटोसाइकोसिस एक आम फंजल इन्फेक्शन है जो स्किन के अलग अलग एरियाज को इफेक्ट कर सकती है। साफ सफाई और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर सिम्टम ज़्यादा दिन तक रहे तो फिर जो है ये हमारे लिए फिर आगे मुश्किल जो है वो पैदा कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अगर कहीं पे आप लोगों को समझ ना आई हो, कहीं पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई मुश्किलात ना हो और हम आप लोगों के सवालात का जवाब जो है वो दे सकें। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई लेक्चर जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक इसी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा। उस पर क्लिक करें और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ताकि हम अपने जो एमसीक्यूज है या फिर आप लोगों की जितनी भी हमसे हो सके, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, कि जितना भी हमसे हो सके हम आपको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें और आपके एग्जामिनेशन में आप हमारी जो मटेरियल है उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी आज की लेक्चर, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए दिन नए लेक्चर और नई एनर्जी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त अपने इंस्ट्रक्टर हिलाल उर रहमान को।